students, till now we studied life process different human systems like respiratory system. Then we studied our respiratory. After respiratory we studied our circulatory system. We discussed structure of heart and pathway of blood in heart, pulmonary circulation, systemic circulation, double circulation, and different other small topics. Then we discussed in case of plants, nutrition in plants. We discussed photosynthesis in plants. In brief, we discussed respiration in plants. We discussed the structure of stomata. You can revise all these slides, and you must revise beta. Then and only then, after many times revision, you will be benefited actually. So now proceed for our new topic, that is human digestive system. What is the human digestive system? Biomacromolecules in food cannot be utilized by our body in their original form. They have to be broken down and converted into simple substances in the digestive system. This process of conversion of complex food substances to simple absorbable forms इज कॉल्ड डाइजेशन. तो यहाँ पहले बताया गया है स्लाइड में कि डाइजेशन क्या है, यानी जो हमारी बॉडी है या किसी ह्यूमन की जो बॉडी है वो किससे बनी होती है. भाई बॉडी जो है वो बनी होगी किससे? लिपिड की, फैट की बनी होगी. जैसे सेल है तो सेल में सेल वॉल होती है. हाँ, अब वो सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है. तो हमारा यानी कि हमारी जो बॉडी है वो लिपिड की बनी है, प्रोटीन की बनी है और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई ही है. और साथ ही साथ हमें डिफरेंट बॉडी फंक्शंस, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है? हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिन्हें कह रहा है, यानी कि लिपिड हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गए. विटामिन्स तो अदर हैं, अदर्स में आते हैं, बट मोस्ट जो आपके बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें आएगा आपका फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो सबसे मेन है. तो इसमें से आप देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ही कॉमनली कहा जाता है पॉलीसैकेराइड्स. क्या कहा जाता है? पॉलीसैकेराइड्स. और ये किस में टूटते हैं? मोनोसैकेराइड्स में. इसी तरीके से जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन किस में टूटता है? प्रोटीन जो टूटता है एमिनो एसिड में टूटता है. जो जिससे बनता है वो उसी में तो टूटेगा. भाई एक बात बताइए, अगर आपके पास बहुत अच्छी सी बाइक है और एक्सीडेंट हुआ और वो बाइक टूट गई, तो उस बाइक से, बाइक जिस चीज़ से बनी थी उसी के पार्ट्स मिलेंगे कि कार के पार्ट्स मिलेंगे तुम्हारी बाइक में? तुम्हें कार का हैंडल, कार की स्टीयरिंग तो तुम्हारी बाइक के एक्सीडेंट होने पर नहीं मिल सकते ना बाइक से. आपको क्या मिलेगा? आपको अपनी ही जो बाइक है उसी का मिलेगा पार्ट्स, है कि नहीं? तो इसी तरीके से जो ये डिफरेंट टाइप के बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि लिपिड है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है, ये जिससे बने होते हैं उसी में टूटते हैं. और एक्चुअली जो हमारी बॉडी है ये उन्हें ही एब्जॉर्ब कर सकती है, यानी कि वो एमिनो एसिड जिनसे प्रोटीन बना हुआ है उसे एब्जॉर्ब कर सकती है, यानी कि मोनोसैकेराइड्स जो कि जिनसे कार्बोहाइड्रेट बना होता है उन्हें एब्जॉर्ब कर सकती है हमारी बॉडी. इसी तरीके से फैटी एसिड्स जो कि फैट जिससे बना होता है, तो फैटी एसिड को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है. तो ये एमिनो एसिड, ये मोनोसैकेराइड या फैटी एसिड, ये क्या है? ये मोनोमर्स हैं. ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कब बनते हैं? जब कोई बायो मैक्रो मॉलिक्यूल टूटता है. और किसी बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक डाउन होने की ही प्रोसेस क्या है? डाइजेशन है. बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स टूटे और एमिनो एसिड बन जाए, कोई मोनोसैकेराइड बन जाए, और सबसे मेनली जो मोनोसैकेराइड बनता है, एनर्जी जिससे मिलती है हमारी बॉडी को, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कौन सा मोनोसैकेराइड है बेटा? वो मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज. क्या है वो? ग्लूकोज है. तो एमिनो एसिड बन जाए बॉडी में, या ग्लूकोज बन जाए, या फैटी एसिड्स बन जाए,
तो या इसी तरह से अगर न्यूक्लिक एसिड्स हैं तो वो भी मोनोमर्स में टूट सकते हैं। तो ये जो मोनोमेरिक फॉर्म में लार्ज पॉलीमर्स का, लार्ज बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का टूटना है, इसे ही सिंपल लैंग्वेज में डाइजेशन कहा जाता है। और वैसे आप प्रैक्टिकली क्या है डाइजेशन जानते हैं कि आप रोटी खाते हैं तो रोटी से आपको कार्बोहाइड्रेट रोटी में होता है जो कि टूट कर ग्लूकोज बनाता है। चावल आप खाते हो, कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, वो टूटता है, ग्लूकोज मिलता है। इसी तरीके से आप अगर कोई पल्स है, दालें हैं, पल्सेस हैं, जैसे सोयाबीन आप खाएंगे तो आपको उससे ग्लूकोज नहीं मिलेगा, उससे एमिनो एसिड्स टूट कर बनेंगे। और एमिनो एसिड्स, अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड्स अलग अलग फूड प्रोडक्ट में मिलते हैं। मैं एक अलग से टॉपिक पर, इस टॉपिक पर जो विटामिन्स, मिनरल्स एंड दीज बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स यानी कि लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनका क्या स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, क्या रोल है हमारी बॉडी में, ये मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूँगी। बट यहाँ हमने इतना ही जानना है कि जब जो फूड हम इंटेक करते हैं तो मेनली उनसे प्रोटीन टूटेगा तो एमिनो एसिड बनाएगा, और अगर कार्बोहाइड्रेट फूड में लिया गया है वो टूटेगा तो ग्लूकोज बनाएगा आपके लेवल पर। ये आप इसको समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो मेनली यही सबसे मेन है, आपका ग्लूकोज मेन सबस्ट्रेट है जो टूटकर आगे क्या बनाता है, जब ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है तो क्या होगा भाई, टूट गया, ग्लूकोज बन गया, कार्बोहाइड्रेट जितना खाया था दाल चावल में, जितना कार्बोहाइड्रेट हमने रोटी चावल में खाया वो सब ग्लूकोज बना लिया। अब वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होकर जाएगा ब्लड में मिलेगा, और ब्लड क्या करेगा, सर्कुलेट होके हर बॉडी पार्ट में जाएगा, हार्ट उसे पंप करेगा, और जब ईच एंड एवरी सेल के पास ग्लूकोज पहुंचेगा तो ये ग्लूकोज उस सेल में टूटता है। और सेल में ग्लूकोज, भाई ग्लूकोज क्या है, C6H12O6 है, ये ग्लूकोज भी टूटेगा कार्बन में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और वाटर बन जाएगा, यानी कि, और साथ ही साथ बहुत सारी एनर्जी जो ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को एक साथ जोड़कर रखने के लिए जो एनर्जी थी वही एनर्जी फ्री होगी, और वही एनर्जी हम अपनी डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये एनर्जी क्या है, मेटाबॉलिक एनर्जी है जो कि एटीपी के रूप में हमारी बॉडी में जो है प्रेजेंट रहती है। तो ये एक आपको सिंपल मैंने बताया कि डाइजेशन क्या है, ठीक है। देखिए अमीनो एसिड वगैरह भी यूज़ होते हैं, हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे ग्लाइऑक्सीसोम्स है, पेरोक्सीसोम्स है, इनमें कुछ ऐसे, तो जो ये अमीनो एसिड वगैरह भी हैं वो प्रोसेस से वो भी फाइनली ग्लूकोज में टूटते हैं, ग्लूकोज के रूप में बदलते हैं और वो भी एनर्जी देते हैं। लेकिन मेनली जो है वो ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलती है। बाकी फूड सोर्स में लेकिन अमीनो एसिड लिए जाते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड ही अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनाएंगे, और प्रोटीन जो है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन का एक हिस्सा होता है, लिपिड और प्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन, नई नई सेल बनती रहे, इसके लिए लिपिड चाहिए, इसके लिए प्रोटीन चाहिए, तो वो भी चाहिए। और इसीलिए मेन तो फूड में हमें एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट ही काम आता है, लेकिन ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, यानी प्रॉपर ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए फूड में प्रोटीन का और साथ ही साथ फैट का होना भी ज़रूरी है, एक लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, आप देख पा रहे होंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको यहाँ पर बेटा दिखाई दे रहा होगा। तो इस डायग्राम में आप देखिए ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें आपको एक ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से। आप सबके पास माउथ है, कोई अलग से इसमें बात आपको नहीं बताई जा रही है, माउथ तो सभी के पास है। हाँ, फिर माउथ में, माउथ ओपनिंग जो है आपकी, आप उस अंदर की तरफ एक कैविटी है उसे देखते हैं, तो वो कैविटी ही क्या कहलाती है, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी इसे कहते हैं। इस कैविटी में आपके भी है मुंह में, जहाँ पर दांत है, जहाँ पर टंग है आपकी, जहाँ पर जीभ और दांत हैं, वो जो कैविटी है वो बक्कल कैविटी है। ये चीज़ें तो आपको दिखाई देती हैं, लेकिन सलाइवा आपके मुंह में आता है, पर सलाइवा कहाँ से आया ये नहीं दिखाई देता है।
फिर भी सलाइवा तो आता है भाई। तो आता है कहाँ से आता है? तो उसके लिए सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स ह्यूमन में प्रेजेंट होती हैं। इनका नाम होता है सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल और इंफ्रा ऑर्बिटल। 3 तरीके 3 पेयर जो होती हैं ये सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है। कौन कौन, तो इनके नाम वगैरह हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फाइनली। तो यहाँ ये आप जानिए कि बाकी जो मैमल्स होती हैं 4 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होती है, लेकिन ह्यूमन में स्पेशली ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं और उसे हम स्ट्रक्चर सहित आपको आगे दिखाएंगे। फिर उसके बाद फूड जो है ये यहाँ गले की तरफ जब पहुँचता है तो वहाँ पर आप देखेंगे वो जो स्ट्रक्चर होता है इसे फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स थी उसमें बताया था आपको मैंने, देखिए 3 नाम लिखे, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल और पैरोटिड ग्लैंड है। एक्चुअली ये 3 ग्लैंड्स होती हैं, इन तीनों को हम बोलते हैं ये सलाइवरी ग्लैंड हैं। ठीक है, 3 जो ह्यूमन की हैं यहाँ बनी हुई हैं, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब देखिए पैरोटिड जो होती है वो कान के पास स्थित होती है, और सब मैक्सिलरी जो है वो जो हमारा जॉ है जॉ के पास, जॉ के नीचे होती है, अपर जॉ के नीचे, और सब लिंगुअल जीभ के नीचे। मैक्सिला बोन जो है ऊपरी जबड़े की जो बोन है, ये जबड़ा है आपका, ये हड्डी जो है ये मैक्सिला है, ये हड्डी जो है निचले जबड़े की मैंडिबल है। तो इसके नीचे सब मैक्सिला, सब मतलब नीचे, मैक्सिला बोन के नीचे, तो सब मैक्सिलरी ग्लैंड हुई। इसी तरह जीभ प्रेजेंट होती है, तो जीभ के नीचे सब लिंगुअल ग्लैंड हुई। ये क्या है? सैलिवरी ग्लैंड है। पैरोटिड कान के नीचे लगभग वहाँ पर होती है। तो ये मैंने आपको इतना बताया। ये स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, पहले आपने देखा और माउथ, फिर माउथ ओपनिंग होती है बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी के बाद ये आता है यहाँ, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इतना, जिसे फेरिंग्स कहते हैं, ये आप फिर से देख सकते हैं। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए बेटा, ये पोर्शन जहाँ आप देख रहे हैं, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर 2 नलियाँ आपको खुलती हुई दिखाई देंगी। एक तो नाक का रास्ता भी आकर खुलता है यहीं पर, ठीक है, और इसी जगह पर आप देखेंगे कि मुंह का रास्ता भी आकर खुलता है ना। तो जो मुंह का रास्ता आकर खुलता है वो है फूड पाइप, और जो नाक का रास्ता इसमें आकर खुलता है ये विंड पाइप है, ट्रैकिया। आजकल आप सुन रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, तो कोरोना वायरस इस पूरे रास्ते को इन्फेक्ट करता है। जो नाक का हिस्सा है, नेज़ल कैविटी है, जैसे माउथ हमारा है वो बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी में खुल रहा है, वैसे ही जो नाक है वो नेज़ल कैविटी में खुलती है, और वही पीछे जाकर ये नेज़ल कैविटी और बक्कल कैविटी कॉमनली कहाँ खुलते हैं? फेरिंग्स में खुलते हैं। और फेरिंग्स के बाद ऊपर है नाक, लेकिन ये है आगे, विंड पाइप आगे की तरफ है, ठीक है। और आप देखेंगे कि नीचे है मुंह, और पीछे की तरफ कौन सी पाइप है? फूड पाइप है। तो यहाँ आप देखिए, आपको इस स्ट्रक्चर में ये जो दिखाई दे रहा ओइसोफेगस, ये फूड पाइप है, एक लंबी नली होती है, और इसमें क्या होता है, कोई भी डाइजेशन नहीं होता। माउथ में मैंने आपको बताया सलाइवा आता है, तो सलाइवा में सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आता है, और सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं, टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, और सलाइवा में प्रेजेंट टाइलिन नाम का एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो माउथ में डाइजेशन होता है, लेकिन ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ओइसोफेगस का, यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता। ये केवल फूड को आगे बढ़ाता है, फूड को आगे का रास्ता देता है, ठीक है। फिर फूड आप देख रहे हैं कहाँ आएगा? स्टमक में आएगा, जे शेप का स्ट्रक्चर है। फिर आप देख रहे हो ये आ गया आगे, तो ये आपको ये छोटी छोटी जो ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें पतली वाली जो इंटेस्टाइनल हैं, इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जिन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। पहले ये आती है, स्टोमक के बाद पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, यानी इनका डायमीटर कम है इसलिए इनको स्मॉल कहते हैं। लंबाई ज़्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। और फिर इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन आप देखिए, आप फॉलो करिएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी है। जहाँ पर जुड़ती है देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जहाँ पर ये जुड़ी है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ऊपर चला है, और ये कोलन है,
ये देखिए, ये असेंडिंग ऊपर चढ़ता हुआ असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स यानी कि बराबर में, जमीन के बराबर वाले पैरेलल में, फिर डिसेंडिंग नीचे उतरता हुआ कोलन, फिर उसके बाद रेक्टम है और ये एनस दिखाई दे रहा है आपको। एनस वही जगह है जहाँ से आपका जो फीकल मैटर है, पॉटी है, वहाँ से रिलीज करते हैं आप, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये हिस्सा, तो इसमें आप क्लियरली समझ पा रहे हैं ये जो है आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो अब हम पार्ट्स देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के और लार्ज इंटेस्टाइन के। तो जो ये इंटेस्टाइन है आपकी, ये जस्ट आफ्टर स्टमक शुरू हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो ये पहला हिस्सा यहाँ आप देख रहे हैं जिसे कहा गया है ड्यूडेनम, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है वो सिर्फ इसी भाग में होता है। बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हिस्सा है वहाँ कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, वहाँ केवल एब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके 3 भाग हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ये ड्यूडेनम आपको दिख रहा है, फिर यहाँ से देखिए यही हिस्सा आगे आया है और ये बहुत कॉइल है और इसको क्या कह रहा है, जेजुनम कह रहा है। फिर जेजुनम ही जब एंड में आता है अगले वाले हिस्से से जुड़ने के लिए, लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ने के लिए, तो इसको लास्ट में इलियम कहते हैं। देखिए ये इलियम कहते हैं इसको, ठीक है। फिर यही जो आपका इलियम है बेटा, ये इलियम आपके लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है, जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम ये दोनों जुड़ते हैं, वहीं पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये एक अवशेषी अंग है सीकम। सीकम एक्चुअली क्या है, सीकम भी जैसे ये इतनी लंबी ऐसी है इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे ही सीकम भी हुआ करती थी एक समय मनुष्यों में। लेकिन सीकम में केवल सेलुलोज का डाइजेशन होता था। और सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, जब कोई पत्ती, घास, फूस ये खाएगा तब उसके डाइजेशन के लिए सीकम की ज़रूरत पड़ती थी। जब मनुष्य ने इवोल्यूशन के दौरान जो सामान्य पका कर अच्छी तरीके से पका हुआ भोजन जब खाना शुरू किया, घास फूस नहीं खाता था, तो उसको सेलुलोज के डाइजेशन की ज़रूरत नहीं रही। जब सेलुलोज के डाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो सीकम थी वो डीजेनरेट हो गई। सीकम जो हिस्सा था इसी वजह से वो क्या हो गया, डीजेनरेट हो गया। और वो अवशेषी रूप में एक्चुअली ये सीकम केवल वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ऐसे जरा सा पुछल्ले के रूप में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जा रहा है, जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ते हैं वहाँ। कभी कभी जब इसमें भोजन फंस जाता है, भोजन के कण, फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं और सड़ने लगते हैं, तब इसी में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे अपेंडिसाइसिस आपने सुना होगा। अपेंडिक्स का दर्द कहते हैं, अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसे ही यही इस हिस्से को काट के निकाल देते हैं और सीधे सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ देते हैं, जिसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना कहते हैं, सर्जरी कहते हैं। और सर्जरी ही इसका इलाज है, क्योंकि ये एक अवशेषी अंग है, इसका शरीर के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इसे काट कर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप ये देख रहे हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन, इसके भी 3 हिस्से होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। एक हिस्सा सीकम के बारे में बात हो गई, और कोलन ये हिस्सा है जिसको 3 में बांटा गया है, फिर से असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। इन हिस्सों में कोई भी पाचन नहीं होता है। यहाँ जो आप बीच में देख रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ भी कोई पाचन नहीं होता है। यानी कि ये जो कुंडलित स्ट्रक्चर है, जो आप कॉइल्ड स्ट्रक्चर, कुंडलित संरचनाएं देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की, इनमें केवल भोजन का अवशोषण होता है, केवल एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। और जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, फिर से दिखाती हूँ मैं आपको, ड्यूडेनम, ये आप देख रहे हैं स्टोमक के तुरंत बाद जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे कहते हैं ड्यूडेनम, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग है DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो जो ड्यूडेनम है यहीं पर केवल डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो जेजुनम है और जो इलियम है यहाँ केवल एब्जॉर्प्शन होता है। फिर इसी तरह से हमने डिस्कस किया कि
किसके बारे में डिस्कस किया हमने, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसका पहला हिस्सा सीकम था। यहाँ कोई पाचन नहीं होता क्योंकि सीकम में सेलुलोज डाइजेशन होता था। अब मनुष्य घास पत्ती नहीं खाता तो सेलुलोज डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सीकम अब अवशेषीय अंग के रूप में पाया जाता है। सीकम के बाद कोलन पाया जाता है और कोलन में भी फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। फूड पाचन के बाद काफ़ी देर तक रह सकता है, तो रहने के लिए उसे एक स्टोरेज चाहिए, तो ये सब स्टोरेज यहाँ पर इसको मिलता है। फिर उसके बाद जो अंतिम हिस्सा आप देख रहे हैं रेक्टम है, अंतिम हिस्सा आप ये नीचे का देख रहे हो जिसे हम रेक्टम दिखारा कह रहे हैं। तो ये जो रेक्टम है यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है। इस हिस्से में और साथ ही साथ इस हिस्से में गुजरने के दौरान जितना भी पचा हुआ भोजन होता है वो सब ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। पढ़ेंगे हम, विलाई के माध्यम से एब्जॉर्ब हो जाता है और इसके बाद जो अधपचा भोजन है वो रेक्टम में इकट्ठा होता है, जो फीकल मैटर या मल के रूप में शरीर से एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बताया है आज। तो ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है इसे आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको और एक दो स्लाइड्स बताती हूँ, देखिएगा, ज़्यादा डिस्कशन अब नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जिसके बारे में मैंने आपको पहले की स्लाइड में स्ट्रक्चर में दिखाया है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले फूड माउथ में जाता है, फिर बक्कल कैविटी में जाता है, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में आता है, फेरिंग्स से फूड पाइप या ओइसोफेगस में जाता है, यहाँ कोई भी डाइजेशन नहीं होता। स्टमक में आता है, यहाँ भी डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ ड्यूडेनम में डाइजेशन होता है। तो एक बार मैं अलग कर दे रही हूँ कि कहाँ कहाँ डाइजेशन होता है। तो देखिए बक्कल कैविटी में होता है, किसका डाइजेशन होता है, स्टार्च का। और कैसे होता है, इसमें सलाइवा में टाइलिन प्रेजेंट होता है, उसके माध्यम से होता है। फेरिंग्स में कोई डाइजेशन नहीं होता, ओइसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, यहाँ कोई एंजाइम रिलीज नहीं होते हैं। स्टमक में डाइजेशन होता है, मेनली स्टमक में प्रोटीन का होता है, बाकी डाइजेशन भी होता है लेकिन कम होता है। और ड्यूडेनम में सभी चीज़ों का डाइजेशन होता है, तो ड्यूडेनम में कई सारे जूसेस आकर रिलीज होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कहाँ कहाँ डाइजेशन हो रहा है। फिर से देखेंगे, फाइनलाइज करेंगे कि कहाँ कहाँ डाइजेशन हो रहा है। तो आप देखोगे कि बक्कल कैविटी में डाइजेशन हो रहा है, स्टमक में डाइजेशन हो रहा है और ड्यूडेनम में। तो मेनली देखिए यही तीन स्ट्रक्चर ही हैं जिनमें आपको डाइजेशन पढ़ना है। बक्कल कैविटी में तो बहुत कम, केवल और केवल स्टार्च का डाइजेशन होता है। टाइलिन एंजाइम जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है, जिसे सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं, जिसका पीएच 6.8 स्लाइटली एसिडिक है, वो डाइजेशन करवाता है बक्कल कैविटी में। स्टमक में जो भी डाइजेशन होगा वो हाईली एसिडिक मीडियम में होता है। हाईली एसिडिक मीडियम में होता है, 1 से 3 पीएच होता है लगभग। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है पैंक्रियाटिक जूस आता है, इसमें बाइल आता है, इंटेस्टाइनल जूस आता है। और ये किस मीडियम में कैसे काम करता है, कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में डाइजेशन होता है, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने देखा कि फूड जो है माउथ में आया, वहाँ टंग एंड टीथ प्रेजेंट हैं, और माउथ के रास्ते से आया और फिर कहाँ आ गया, बक्कल कैविटी में, जहाँ पर टंग प्रेजेंट है और टीथ प्रेजेंट है, और सलाइवरी ग्लैंड से आया हुआ सलाइवा भी आता है। तो जिससे फूड को ये क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल कर, और सलाइवा पूरी अच्छी तरीके से इससे मिल जाता है। सलाइवा से टाइलिन जो उसमें है वो पाचन में तो काम करता ही है, लेकिन सलाइवा भोजन को मुंह में सड़ने नहीं देता है, पहली बात। दूसरी बात, भोजन को लिसलिसा चिपचिपा ऐसा बनाता है कि आराम से निगला जा सके, स्वलोइंग या डिग्लूटिशन किया जा सके। तो फूड इसके बाद गले से उतरता हुआ फिर फूड पाइप में पहुंच जाता है, जिसे कि ओइसोफेगस कहते हैं। यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ धीरे धीरे फूड जो है आगे बढ़ता है। फिर जब स्टमक में पहुँचता है वहाँ डाइजेशन होता है, ड्यूडेनम में पहुँचता है वहाँ डाइजेशन होता है। फिर अब जितना डाइजेशन होना था वो सब यहीं तक होता है। इसके बाद जब फूड आगे बढ़ता है जिजनम में, इलियम में, कोलन में, रेक्टो जिजनम में, इलियम में और कोलन में। तो कोलन क्या आपने देखा था, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ये 3 हिस्से थे।
तो यहाँ इन सभी हिस्सों में जेजुनम, इलियम और कोलन में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यानी एसिमिलेशन ऑफ फूड होता है। फूड गेट मिक्स्ड इनटू ब्लड, फूड एब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड। ठीक है, फूड जो है वो अब ये जो भोजन से पोषक तत्व थे वो सभी पोषक तत्व रक्त में मिल जाते हैं। ठीक है, फिर जो पचा हुआ भोजन होता है वो भोजन रेक्टम में कुछ समय तक के लिए स्टोर रह सकता है, फिर रेक्टम के बाद वो एनस के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक तरीके से आप समझेंगे इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की समरी मैंने आपको सिर्फ बताई है। बाकी हमारे पास देखिए और कौन कौन सी स्लाइड्स हैं। देखिए मैं आपको ह्यूमन टीथ के बारे में बताऊंगी कि ह्यूमन इज डाइफियोडॉन्ट, देन वी विल डिस्कस ह्यूमन इज heterodont in nature, 4 types of teeth, incisor, canine, premolar and molars are present. Now we will discuss thecodont की ह्यूमन का जो टूथ होता है वो जॉ बोन से बने सॉकेट में रहता है। फिर डेंटल फॉर्मूला हम 2123 बाई 2123 डिस्कस करेंगे। देन एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे कि कैसे ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी में डाइजेशन हो रहा है, फिर ऑइसोफेगस में क्या होता है, फिर सलाइवा में क्या प्रेजेंट है और सलाइवा किस तरह भोजन में काम करता है। और फिर इसके बाद एक हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्या, पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस में भी हम देखेंगे कि पेरिस्टाल्सिस क्या है, कि जो पेरिस्टाल्सिस है ये क्या है कि भोजन जो है जब एलिमेंट्री कैनाल में, यहाँ देखिए माउथ है, माउथ से बक्कल कैविटी है, गला है, गला में फेरिंग्स है, फिर इसके बाद ये फूड पाइप है, फिर स्टोमक में आया, स्टोमक से फिर क्या चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जो ये भोजन है इसको लगातार आगे ही बढ़ते जाना है, ये पीछे नहीं जाना चाहिए। और ये कैसे इतनी लंबी पाइप, ये कोई छोटी मोटी पाइप नहीं है एलिमेंट्री कैनाल कि ये जो कोई 1-2 सेंटीमीटर की पाइप है, पूरी 9 मीटर लंबी है लगभग, यानी 3 स्टोरी बिल्डिंग आप 9 फीट सॉरी, तो यानी कि 3 स्टोरी बिल्डिंग की आप बात सॉरी फीट मीटर में आपको जब पूरा बताऊंगी स्लाइड में तो बताऊंगी। ऐसे आप ये इमेजिन करिए कि 3 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर है पूरी एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ। तो कैसे इसमें फूड आगे बढ़ता ही जाए भाई, जब बहुत बड़ा रास्ता होगा, आप किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में पहुंच जाएंगे तो आपके स्कूल में, नवोदय स्कूल में अगर कोई आ जाएगा, इतने सारे ब्लॉक हैं, इतने सारे हाउसेज हैं, एकेडमिक ब्लॉक है, स्टाफ क्वार्टर है, तो कोई भटक जाएगा। ऐसे ही फूड क्या है, उसे क्या पता कब कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, और सिर्फ आगे जाना है, आगे जाना, आगे जाना है। मान लो फूड पीछे आ गया तो फूड पीछे नहीं आना चाहिए, तो फूड आगे ही जाना चाहिए। तो ये कैसे होता है, ये इसके लिए जो एक प्रोसेस है उसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। जो फूड होता है वो हमेशा पासेस डाउन, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये कौन इसको इंश्योर करता है, इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। जो पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके जो भाग हैं, जैसे ऑइसोफेगस है, फिर स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इसमें हमेशा आगे आगे बढ़ता जाए भोजन। इसके लिए क्या होते हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है एलिमेंट्री कैनाल, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, तो जब फूड यहाँ पहुँचा, ये है फूड यहाँ पहुँचा, फिर इसके बाद इसको यहाँ जाना है, तो क्या होगा, यहाँ ऐसे होगा, ये स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, यानी यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ मसल्स का। फिर फूड यहाँ से जब आगे बढ़ गया, यहाँ से फूड आगे बढ़ना है, तो ये जगह क्या हो जाएगी, ये फिर से अपनी पोजीशन में आ जाएगी, इसी तरह हो जाएगी, और यहाँ पर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और फूड यहाँ पहुँच जाएगा। हाँ, इस तरीके से रिदमिक सक्सेसिव मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। और इससे फूड क्या होता है, फूड एलिमेंट्री कैनाल में, इंटेस्टाइन में आगे बढ़ता जाता है और पीछे नहीं आना चाहिए। अगर पीछे आया तो वो कोई विशेष परिस्थिति हो सकती है, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जब नॉर्मल नहीं होंगी, फीवर है, कोई लग रहा है बॉडी को कि कोई पैथोजन आ गया फूड में, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तभी फूड बाहर जाता है, ऊपर ऐसे आ जाता है, माउथ से बाहर आ जाता है, और इसे आप कहते हैं
वॉमिटिंग हो गई, तबीयत खराब है, हाँ, तो ये रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होती है, जो एक एबनॉर्मल कंडीशन है। और नहीं तो हमेशा फूड क्या होता है, यूनिडायरेक्शनली जाता है और आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आज के लिए ये डिस्कशन यहीं रखते हैं, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। और 10th क्लास के बच्चों का तो होते ही है कि वो एक साथ एक सिटिंग में बैठकर ठीक से अच्छे से पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो अब मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आपको ये जो कुछ भी यहाँ बताया गया उसे आप कई बार सुनिएगा, सुनने के बाद आप उसे समझेंगे, और साथ साथ कुछ कमेंट्स भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया या आपकी कोई क्वेरी है, या आपको ऐसा लगता है कि मैंने डिस्कशन में फ़्लो में कुछ बोल दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग फ़्लो में बोलते बोलते ध्यान नहीं देते हैं, तो वो भी आप पॉइंट कर सकते हैं। और सही अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप वो भी मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।